Shikshanshu, welcome to the channel. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। वो चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, विद डिफिनीशन, सब चीज़ पढ़े थे। आज पढ़ना है उससे आगे जो पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। पहला टॉपिक क्या है आपका? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए, हम लोग को ये पता है कि रिसोर्स जो है, संसाधन जो है, वो क्या है? नेचर का गिफ्ट है ना। नेचर का गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। लेकिन यही बात सोच सोच के हम लोगों ने रिसोर्स का, हम लोगों ने संसाधन का बहुत तगड़ा वाला दोहन किया है। दोहन का मतलब कि बहुत अच्छे से विनाश किया उसका, है कि नहीं? मतलब कि जो मन में आया सो किए, जितना रिसोर्स का यूज करना था उतना किए, संसाधन को जो है सो अच्छे से हम बर्बाद करते चले गए। इससे हुआ क्या? अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, है ना। इससे क्या हुआ कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसमें दो तीन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहला क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रॉब्लम आपका था, सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम था वो था कि किसी इंडिविजुअल्स के लालच को पूरा करने के लिए किसी इंडिविजुअल्स, कोई इंडिविजुअल अपने लालच को पूरा करने के लिए क्या किया कि रिसोर्स को ज़्यादा डिप्लीशन करने लगा, रिसोर्स का डिप्लीशन ज़्यादा करने लगा, है ना। तो सबसे पहला होगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो नीड होता है, नीड जो होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। नीड क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। और ग्रीड क्या होता है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है। ग्रीड का कोई अंत नहीं होता है, लालच का कोई अंत नहीं होता है ना। नीड का अंत है क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन ग्रीड का कोई अंत नहीं है, वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका कोई पैरामीटर नहीं, समझ गए। तो कोई आदमी अपने लालच को पूरा करने के लिए जो है सो रिसोर्स का डिप्लीशन शुरू कर दिया, कोई भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स, है ना। दूसरा क्या था? दूसरा है आपका कि पार्टिकुलर किसी आदमी के हाथ में रिसोर्स का ज़्यादा भंडार है, किसी के पास रिसोर्स का कम भंडार है। इससे क्या हुआ? हमारे सोसाइटी में अमीर और गरीब का ये बढ़ने लगा, क्या कहते हैं उसको, खाई, अंतर, डिफरेंस बढ़ने लगा, है ना। जैसे अब अमीर किसको कहते हैं? जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, किसी भी तरीके का रिसोर्स। मनी भी एक रिसोर्स ही है, लैंड भी एक रिसोर्स ही है। और आदमी धनी मनी तो इसी दो चीज़ से होता है ना, या तो ज़मीन ज़्यादा है, नहीं तो पैसा ज़्यादा है। इसी से बाकी रिसोर्स कनेक्टेड हैं। तो है क्या कि कुछ आदमी के हाथों में ये रिसोर्स कुछ ज़्यादा ही चला गया, है ना। पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल के हाथों में रिसोर्स ज़्यादा चला गया, किसी के पास कम रह गया। जिसके पास ज़्यादा गया वो अमीर हो गया, जिसके पास कम रह गया वो क्या है, उसको वो गरीब ही रह गया, है ना। तो दूसरा क्या है? एक्यूमुलेशन। ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, which increased the difference between rich and
पुअर, रिच एंड पुअर, है ना। पार्टिकुलर किसी आदमी के हाथ में ज़्यादा रिसोर्स चला गया, वो क्या हो गया, अमीर हो गया, और किसी आदमी के क्या कहते हैं हाथ में नहीं था रिसोर्स, कम था रिसोर्स, तो क्या हुआ, वो गरीब हो गया। ये तो पार्टिकुलर सोसाइटी पे देखें। अब हमारे इन्वायरमेंट पे भी इसका तगड़ा प्रभाव पड़ा है। इसको सिंपल वे में समझिए कि पहले गाड़ी कम हुआ करता था, फ्यूल्स कम लगते थे, तो क्या होता था, पॉल्यूशन कम था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने लगा, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होने लगे, तो क्या हुआ, पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा, है ना। पॉल्यूशन क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। इससे दिक्कत क्या आया कि अलग अलग तरीके के जो है सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आने लगे। ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो, चाहे लैंड डिग्रेडेशन हो, मतलब अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आने लगा। तो दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा है आपका, ये दो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, तीसरा है आपका, इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा का देखते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा है आपका, तीसरा कि indiscriminate exploitation of resources has led to a global ecological crisis. हाँ, global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, land degradation, pollution, ये सब तरीके से ये सब जो है सो कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो क्या है, indiscriminate exploitation of resources, has led to global ecological crisis such as, क्या क्या प्रॉब्लम आया इससे, such as global warming, ozone layer depletion, उसके बाद पॉल्यूशन, उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स आए हैं, है कि नहीं। ये सब जो दिक्कत है वो क्या हुआ है, रिसोर्स के ज़्यादा यूज करने से आए हैं हमारे यहाँ। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमको अब जो है सो अब उस स्थिति में हम आ गए हैं कि हमको रिसोर्स को जो है सो अच्छे तरीके से यूज करना होगा। हमको रिसोर्स का अच्छे तरीके से, समान तरीके से, इक्वल तरीके से यूज करना होगा, ताकि रिसोर्स भी बचा रहे, है ना, और हमारा काम भी चल जाए। मतलब रिसोर्स भी बचा रहे और हमारा काम भी हो जाए। और ऐसा तब आता है, इसी आधार पर एक नया थ्योरी आता है। उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, है ना। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको क्या कहता है, इसको मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहला, इसको तोड़ के देखिए। पहला है कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपका पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे। और दूसरा है डेवलपमेंट इन प्रेजेंट
डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन, है ना। जो आज का समय में जो विकास कर रहे हैं उसमें हम इतना ज़्यादा रिसोर्स का यूज ना कर लें कि भविष्य में वो ख़त्म ही हो जाए। तो भविष्य का जो है सो जो ज़रूरत है उसको हमको बचा के चलना है, उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए एक थ्योरी आया था कि जो संसाधन है वो हमको अपने पूर्वज से नहीं मिला है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमको अपने फोर फादर से नहीं मिला है, वो हम अपने आने वाले जनरेशन से उधार लिए हैं, है ना। वो हम अपने आने वाले जनरेशन से उधार लिए हैं, जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है उससे हम उधार लिए हैं। अब सिंपल समझिए इस चीज़ को, अगर आपके पिता जो उनके पूर्वज से उनको जो संपत्ति मिला है अगर वो बेच के खा जाएं, हाँ अगर वो बेच लें, किसी भी तरीके का कोई यूज कर लें, हाँ आपके लिए कुछ ना बचा हो, तो कैसा फील होगा आपको, है कि नहीं। कैसा फील होगा, मतलब एकदम लूजर की तरह फील होगा, मतलब डाउन, है ना। तो होता क्या है कि आप जो है सो पूर्वज से लिए हैं, चलो अच्छी बात है, पूर्वज से मिला हमको, तो जब पूर्वज बचा के रखे तब हमको मिला, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी बचा के रखें ताकि आगे वाले को मिले, नेक्स्ट जनरेशन को मिले वो रिसोर्स, है ना। जैसे हमारे पूर्वज को इतना ध्यान था कि चलो सब हम नहीं ख़त्म करेंगे, आने वाला जो मेरा जनरेशन है वो उसका यूज़ करेगा, उसी तरह हमको भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारा भी जो आने वाला जनरेशन है वो उसको भी जो है सो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए डेफिनेशन आता है पहला, इसको थोड़ा सा तोड़ें अगर, तो पहला क्या बोला कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, और दूसरा क्या है, दूसरा है डेवलपमेंट इन प्रेजेंट cannot compromise, development in present cannot compromise the need of future generation. Development in present cannot compromise the need of future generation. ये दो चीज आया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से निकल के, है ना। ये दो चीज हमको मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से निकल के, है ना। पहला क्या था कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहला चीज तो ये है जो अभी का जरूरत है, प्रेजेंट का जरूरत है। आज एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, गंगा को देखिए कि गंगा जब हरिद्वार में मैदान में जब एंटर करती है प्लेन्स में, उससे पहले तो वो पहाड़ में ही घूमती है, लेकिन जब मैदान में हरिद्वार में एंटर करती है उस समय उसका पानी एकदम साफ होता है। लेकिन जो ही वो कानपुर क्रॉस करती है तो उसका पानी एकदम से गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कानपुर में जो है सो कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस जगह है कानपुर। वहाँ क्या होता है कि उसके जितने भी कूड़ा कचरा होता है सबको जो है सो हम लोग क्या सबको जो है सब वहाँ नदी में बहा दिया जाता है। आज जो हम नदी को समझ लिए हैं, नदी को हम समझ लिए डस्टबिन। हमारा सोसाइटी नदी को एक डस्टबिन समझ लिया है कि चलो बह के चला जाएगा। अरे भाई ये सोचना चाहिए कि बह के जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर कानपुर से निकला तो बनारस में आएगा, है ना। बनारस से निकला पटना में आएगा, पटना से निकला आगे जाएगा, आगे जाते जाते तब वो समुद्र में मिलेगा। कहीं ना कहीं तो वो गंदा हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो वो चीज गंदा होते जा रहा है। आज देखिए हम लोग नदी को भगवान की तरफ पूजते हैं, है ना। गंगा माँ, गंगा मैया बोलते हैं, हाँ नर्मदा मैया बोलते हैं। लेकिन
उसी माँ की गोद में हम अलग अलग तरीके का जो भी हमारे यहाँ से जो भी कूड़ा कचरा होता है उसमें फेंक देते हैं, जो भी कूड़ा कचरा होता है उसमें फेंक देते हैं। इस तरीके से आपको लगता है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। और नेचर आपको बैक देता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, नेचर बैक देता है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में बाढ़ आई थी, है ना, हिमाचल में बाढ़ आई थी। उसमें कुछ ऐसे इमेजेस थे जो कि शॉकिंग इमेजेस थे। जितना भी नदी का कूड़ा कचरा था, जब बाढ़ आया उसमें क्या किया, फिर वो कूड़ा कचरा उठा के जमीन पे ला दिया। तो नेचर बैक देता है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है ना। आप प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते, वो किसी न किसी तरीके से आपसे बदला लेगा। ओजोन लेयर के देखिए, ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोग इतना ज़्यादा रिसोर्स का जो है सो यूज करने लगे हैं कि उसका इफेक्ट ओजोन लेयर तक जा रहा है, उसमें जो है सो छेद होते जा रहा है। उससे क्या होगा कि जो भी सूर्य का जो हार्मफुल रेज है वो हमारे पास आएगा, फिर हमको अलग अलग तरीके के डिजीज होंगे। इसलिए बोले कि नेचर आपको बैक देगा, ये बात ध्यान रखिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि चलो आप यूज कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए गैर जिम्मेदार हैं, है ना। आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हैं कि चलो हमको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन किसी न किसी को तो प्रॉब्लम हो रहा है ना उस चीज़ का। अब ये बताए ना कि नदी में आप कानपुर में कचरा फेंके, इसका मतलब थोड़ी है कि नदी जो है सो पचा लेगा, वो पचाएगा नहीं, वो आगे लेके चला जाता है। तो इससे तो आपका शहर साफ हो गया, लेकिन दूसरा शहर गंदा होगा, फिर वो शहर वाला भी वैसा ही करेगा, फिर वो आगे जाएगा। तो नदी को हम लोग डस्टबिन ना समझे तो बेहतर है। आज हम लोग पहले कहते थे कि गंगा का पानी साफ है, गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या करता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खा लेता है। लेकिन अब बैक्टीरियोफेज ही मरने लगा है, इतना ज़्यादा हम पॉल्यूशन करना शुरू कर दिए हैं कि बैक्टीरियोफेज ही मरने लगा है। अब बताओ कौन बचाएगा? तो क्या हुआ है, गंगा का पानी अब गंदा होने लगा है। अब आप गंगा का पानी कानपुर के बाद का पी के देखिए, आपको बीमारी हो जाएगा। हरिद्वार का पी के देखिए, आपको अपने घर के पानी से भी ज़्यादा साफ आपको घर क्या कहते हैं हरिद्वार का पानी लगेगा, गंगा का। दोनों है गंगा ही, दोनों गंगा ही है, लेकिन एक पानी से आपका तबीयत खराब हो सकता है, एक पानी एकदम सूटेबल है। क्यों? इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस था, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस था। और ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि आज देखिए जिसका पानी कभी गंदा नहीं होता था उसका ही पानी अब गंदा होने लगा, खराब होने लगा। पहले लोग अपने घर में गंगाजल रखते थे तो वो सालों साल तक चलता था, अब गंगाजल रखते हैं महकने लगता है, सेम वही गंगा है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत हम लोग में है, दिक्कत हम लोग में है, हम उसका वैल्यू नहीं समझ पाए। और क्या करेगा वो? जब आप प्रकृति को ज़्यादा चैलेंज करेंगे प्रकृति आपको बैक देगा। सिंपल लॉजिक है। हम लोग कहते हैं ना कि इस कर्म का सजा अगले जन्म में भुगतोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इस जन्म में ही कोई कर्म किए हैं उसका सजा भी इसी जन्म में भुगतिएगा। इसको सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए इस चीज़ को कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका आने वाला लाइफ सिक्योर होगा। लेकिन अगर अभी आप पढ़ाई छोड़ दिए तो क्या होगा? जब आप 40 पार जाओगे, आपका उम्र 40 से ऊपर हो जाएगा, तब क्या होगा? आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब समय था आपके कमाने का, आप उस समय निकम्मागिरी किए थे, उस समय आप एकदम ऐश किए थे। और उसका घाटा कब हो रहा है? आप जब नहीं कमाने की एज में धीरे धीरे जाते जा रहे हो। क्योंकि ये सत्य है कि आदमी को मरना है, ये सत्य है आदमी को मरना है। लेकिन मरना किस तरीके से ये डिपेंड करता है उसी पार्टिकुलर आदमी पे। सुखी होकर मरना है या दुखी होकर मरना है। ये किसी ने बोला था ना कि आप जन्म कहाँ लेते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप मरते किस तरह हैं ये मैटर करता है ना। आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है। आप गरीब के घर में पैदा हो सकते हैं, धनी के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप मरते किस समय हैं, किस स्थिति में है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपको जो है सो आपका कर्म आपको बैक देता है, इसी जन्म में बैक देता है, उसके लिए आगे के जन्म का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात को? तो उसी तरीके से हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
अब एक और था सीबीएसई के हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजेंडा 21 जो कि रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उस। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या था? रियो डी जेनेरियो क्या है आप लोगों को पता है? रियो डी जेनेरियो जो जगह है वो किसका कैपिटल है? ब्राजील का कैपिटल है ना। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का कैपिटल है, ब्राजील का कैपिटल है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो है सो 1992 में, यहाँ पे 1992 में जो है सो एक अर्थ समिट हुआ था जिसमें 100 कंट्रीज ने भाग लिया था। 100 कंट्रीज ने भाग लिया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था। 100 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो एम था, इसका जो लक्ष्य था वो था हमको ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और वो कैसे होगा, इसी पर जो है, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स थे। सोसाइटी से जुड़ा हुआ भी था कि पॉवर्टी कैसे ख़त्म करे, बीमारियां कैसे ख़त्म करे। उसमें भी इम्पॉर्टेंट ये था कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी डिप्लीशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, जैसे पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, इस सब से कैसे बचा जाए, है ना, इस सब से कैसे बचा जाए, ये था इसका सबसे मेन मोटो। रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट का ये सबसे मेन मोटो था। और इसमें जो भी लीडर्स थे उन सब ने जो है सो एक एजेंडा साइन किया था जिसको हम लोग कहते हैं एजेंडा 21। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। और ये था एजेंडा 21, इसलिए था, इसका नाम एजेंडा 21 क्यों पड़ा? क्योंकि ये एजेंडा किसके लिए था? ये एजेंडा किसके लिए था? ये 21st सेंचुरी के लिए था, इसलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21, है ना। इसलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21, क्योंकि 21st सेंचुरी में हमको कैसे काम करना है ताकि हम सारे चीज़ों को, सारे क्या कहते हैं उसको, सारे तरीकों को अपनाएं, जो भी तरीका हो जिससे हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस सबको ख़त्म करें, इसके बारे में जो है सो बात किया गया था। और उसी पर एक एजेंडा साइन किया गया था सारे देश के लीडर्स के द्वारा, ताकि आने वाले दिनों में हमको ऐसे काम करना है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे उसको ठीक किया जा सके। ये था रियो डी जेनेरियो का क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो का मेन मोटो। इससे पहले हुआ था ब्रूंटलैंड में हुआ था, ब्रूंटलैंड कमीशन, वो अलग है ना। उसके बाद ये रियो डी जेनेरियो हुआ था। मतलब कि गवर्नमेंट सब भी जो है, यूनाइटेड नेशन जो है इस बात को लेकर सीरियस है कि किसी भी तरीके से हमको जो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको ठीक करना है। क्योंकि लाइफ आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो। कोई भी लाइफ, कोई भी आदमी सर्वाइव तब कर सकता है जब आप भले ही कोई अच्छा सा बिल्डिंग बना ले, कोई बड़ा बिल्डिंग बना ले, लेकिन अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, आप नहीं जी सकते, उस बिल्डिंग के सहारे नहीं जी सकते। मतलब आप कितना भी डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो उसके सहारे आप नहीं जी सकते। समझ गए? तो इसका जो ये था क्या कहते हैं उसको, इसका जो मेन मोटो था वो वहाँ पे एक एजेंडा डिक्लेयर किया गया, उसका नाम था UNCED। ये एजेंडा तय किया गया। ये था क्या? इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म क्या था उसके बारे में देखिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका ये फुल फॉर्म था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये था इसका फुल फॉर्म। इसके अंदर ये था प्रोविजंस कि आपको अपने देश में किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा के, हाँ, तो आपको पॉवर्टी, डिजीजेस,
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस सब को रोकना है ना, इस सब को ख़त्म करना है। वो किसी, और इसका सबसे मेन मोटो ये था कि जो भी लोकल गवर्नमेंट हैं, हाँ, वो खुद का अपना एजेंडा तय करें कि कैसे आपको ये चीज़ ठीक करना है। ऐसा इसलिए किया गया कि पूरी दुनिया की अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो एक ही नियम से पूरा दुनिया नहीं चल सकता। इसलिए पहला तो एक कॉमन रूल्स बना दिया गया जो कि एजेंडा 21 था। कॉमन रूल्स बनाया गया जो कि एजेंडा 21 था, जिसका मोटो सेम था। हाँ, अब उसको ठीक कैसे करना है वो उस पार्टिकुलर देश पे छोड़ दिया गया। हाँ, कि आपके यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से आप ये तय कीजिए कि आपको करना कैसे है ये चीज़। लेकिन करना जरूरी है, करना है, ये बात तय है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से तय कीजिए, क्योंकि सबका डाइवर्सिटी अलग था, तो एक कॉमन चीज़ तो चलाया नहीं जा सकता ना। जैसे हर देश में मिनिमम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। आज तक इंडिया इसको अचीव नहीं कर पाया है। इंडिया इस चीज़ को अभी तक अचीव नहीं कर पाया। इंडिया में अभी तक 33% फॉरेस्ट नहीं है। ऊपर से ख़त्म होते जा रहा है, घटते जा रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। जबकि 33% आपका जो पूरा ओवरऑल एरिया है आपके देश का, उसका 33% जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमको वहीं से मिलता है। फॉरेस्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फॉरेस्ट को सिर्फ हम अपने यूज़ का बना लिए हैं कि वो सिर्फ हमको लकड़ी देगा, ये देगा। लकड़ी वो सिर्फ खड़ा रहे फिर भी बहुत कुछ दे रहा है। अगर कोई पेड़ खड़ा है फिर भी वो बहुत कुछ दे रहा है। सबसे पहले आपको सॉइल को बचा के रखा है, सॉइल को बांध के रखा है। अगर वो हट जाए सॉइल इरोजन होने का डर ज़्यादा रहेगा। दूसरा, आपको ऑक्सीजन दे रहा है वो, है ना। तो वो सिर्फ खड़ा है फिर भी आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम उसको यूज़ का तब मानते हैं जब वो हमारे काम में आता है। जैसे लकड़ी को काटेंगे तो फर्नीचर बनेगा, तब हमारे यूज़ का है, अदरवाइज वो हमारे यूज़ का नहीं है। ये सोच को अलग करें, ये सोच को हमको हटाना होगा, है ना। इसलिए कहा गया कि 33% फॉरेस्ट जो है सो आपके देश के कुल एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, है नहीं। ये था आपका एजेंडा 21, जिसका मेन मोटो था कि किसी भी तरीके से हमको जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उस सबको हटाया जाना चाहिए, उस सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो भी बीमारियां हैं, जो भी क्या कहते हैं उसको पॉवर्टी है, उस सबको जो है सो किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। ये था एजेंडा 21 का मोटो, है ना। अब आगे चलेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग ये क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग इसको सिंपल समझिए, संसाधन का अच्छे से प्लान करना ताकि अच्छे तरीके से उसका यूज किया जा सके। संसाधन का अच्छे से प्लान करना संसाधन को, ताकि अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ता है? इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि सारे जगहों के पास सब तरीके का संसाधन मौजूद नहीं हो सकते। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश के पास लैंड एरिया अच्छा खासा है, लिवाइबल सॉइल है, वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो है सो वाटर अच्छा है ना। राजस्थान के पास विंड एनर्जी अच्छा है, सोलर एनर्जी अच्छा है, लेकिन उसके पास वाटर नहीं है। तो सारे राज्यों के पास, सारे देशों के पास अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी एक रिसोर्स से आपका काम नहीं चल सकता। राजस्थान के लोग बिना पानी पिए सिर्फ हवा लेके तो जिंदा नहीं रह सकते ना, सिर्फ सोलर एनर्जी लेके जिंदा नहीं रह सकते। अरुणाचल प्रदेश के लोग सिर्फ पानी पी के ही जिंदा नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो उस सब को अच्छे से मिला के, ताकि सबको इक्वली तरीके से सब चीज़ दिया जा सके, इस पर जो है सो ध्यान दिया गया, और इसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। इसको कहते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग। समझ गए बात को? ताकि सारे जो जगह हैं, सारे जो स्टेट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से सारे रिसोर्सेज का क्या कहते हैं फ़ायदा मिल सके। जो उसके पास है उसका भी, और जो उसके पास नहीं है उसका भी उसको फ़ायदा मिल सके। यह है इसका रिसोर्स प्लानिंग का असली मोटो। समझ गए? इसीलिए रिसोर्स को प्लान ही किया जाता है। जैसे सिंपल सा घर में अगर आपको सैलरी मिलता है, तो सिर्फ सैलरी से, आपके पापा को अगर सैलरी मिलता है तो सैलरी से ही घर चलता है? नहीं चलता है। उस सैलरी को प्लान करना होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बजट कहते हैं, है ना। कि वो जो पार्टिकुलर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, जो वो सैलरी आया है, उसको कैसे कैसे खर्च करना है ना। उसको कैसे कैसे खर्च करना है। एजुकेशन में मतलब कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कितना देना है, सेविंग कितना करना है, घर का राशन का कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा प्लान होता है। उसी तरीके से संसाधनों का भी प्लान होता है, भले ही वो फ्री गिफ्ट है। और वही तो समझते समझते तो हम आज तक आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे पास अब रिसोर्स बहुत कम बचा है।
हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्स का तो दिक्कत नहीं है, वाटर का चाहे फिर क्या कहते हैं सोलर एनर्जी का, इसका दिक्कत नहीं है। वाटर का तो दिक्कत है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स को रिन्यू होने का तो टाइम दीजिए कम से कम। अब वाटर का आप अचानक से लगातार यूज करते जा रहे हैं, हम मान लिए कि वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन उसको रिन्यू होने का तो टाइम मिलना चाहिए ना, वो भी टाइम हमने दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। समझ गए? तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको भी टाइम दीजिए। हाँ, आप यूज कीजिए, सोलर एनर्जी का यूज कीजिए अच्छे से, जितना मन हो यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी का यूज कीजिए, जितना मन हो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है उसको जो है सो हमको ध्यान से यूज करना है, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गया फिर दोबारा उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, इस सब को बनने में दोबारा फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। इसीलिए जो है सो रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है। समझ गए? इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है, और इसको हमको ध्यान में रखते हुए अब जब हम पढ़ेंगे वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। इंडिया में रिसोर्स प्लान कैसे कैसे होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आगे देखिए, अब है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हाँ, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। इसी को थोड़ा सा हम मिटा लें अगर थोड़ा सा, तो इससे आगे हम लिख देंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, रिसोर्स का जो प्लानिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग जो है सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसको अलग अलग तरीके से जो है सो हमको मतलब कि शुरू से लेके अंत तक जो है सो देखना पड़ता है। सबसे पहला आता है इसमें सर्वे करना, आइडेंटिफाई करना कि रिसोर्स कहाँ पे है। समझ गए? रिसोर्स कहाँ पे है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सर्वे करते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि वहाँ पार्टिकुलर जगह पे एक रिसोर्स है, फिर उसको सर्वे करते हैं, फिर वहाँ पे मैपिंग होता है। उसके बाद उसका क्वांटिटी और क्वालिटी तय किया जाता है कि क्वांटिटी कितना है, क्वालिटी कितना है, कैसा है। उस हिसाब से जो है सो तय किया जाता है कि इसको लेना चाहिए या नहीं। अब इसको पर्टिकुलरली समझिए ऐसे कि अब सिंपल समझो ना कि जैसे कोयला है कहीं, और वो कोयला है 500 मीटर अंदर, है ना, 200 मीटर अंदर, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो क्या फ़ायदा होगा उसको निकाल के? उसको निकाल के तो कोई फ़ायदा हमको होने नहीं जा रहा है। क्या है? क्योंकि हम लोग रिसोर्स वाले में पढ़े थे कि वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हाँ, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो देखना ये पड़ता है कि उसका क्वालिटी कैसा है, और उसके क्वालिटी से ज़्यादा तो उसमें इन्वेस्ट नहीं ना किया जा रहा है, ये भी देखना पड़ता है। इसलिए जो है तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। उसके बाद जो है सो उसमें अलग अलग चीज़ आता है। हाँ, उसके बाद उसमें अलग अलग चीज़ आता है। पहला आएगा उसको क्या करना है, हमको पहला सर्वे करना है। दूसरा हमको मैपिंग करना है ना, दूसरा हमको मैपिंग करना है। तीसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी चेक्ड। उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी चेक करना पड़ता है। ये पहला प्रोसेस है कि नहीं? ये पहला प्रोसेस है। रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हमको सर्वे करना है, फिर मैपिंग करना है, फिर उसका क्वालिटी और क्वांटिटी तय करना है। समझ गए? दूसरा प्रोसेस क्या है? कि अगर इस सब में हमको अगर संतुष्टि मिल गया, इस सब चीज़ से हमको संतुष्टि मिल गया, तब क्या करेंगे कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगा के, जो उस समय ज़रूरी है उस चीज़ को निकालने के लिए, जो जिस टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है उसको लेने के, उसको जो है सो लगा के उसको हम निकालेंगे। समझ गए? तो दूसरा क्या हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटा लें। दूसरा करना है हमको एक्सट्रैक्ट इट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब जैसा ज़रूरत है, हाँ, उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको निकालेंगे। टेक्नोलॉजी, हाँ,
एक्सट्रैक्टेड बाय, मतलब उसको जैसा जैसा ज़रूरत होगा उसको जिस तरीके का टेक्नोलॉजी चाहिए होगा उस तरीके से उसको हम निकालेंगे, वो टेक्नोलॉजी लगा के। समझ गए। तीसरा जो सबसे लास्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि जो भी हम निकालेंगे, हाँ, जो भी हम रिसोर्स निकालें उसको जो है सो हम लोग हमारा जो नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारा नेशनल डेवलपमेंटल प्लान है उससे उसको मैच करेंगे। हाँ, तो मैचिंग, तीसरा है हमारा मैचिंग। तीसरा क्या है हमारा कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इस तरीके से इसको निकालेंगे। हाँ, इस तरीके से इसको मैच करके देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट का, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उसमें इसका कितना यूज है, जो रिसोर्स हम निकाले हैं उसमें इसका कितना यूज है, उस हिसाब से पहले उसको मैच करेंगे और तब जाके वो रिसोर्स को हम यूज करने का शुरू करेंगे अपने हिसाब से। समझ गए। इस तरीके का रिसोर्स प्लानिंग होता है इंडिया में। और इंडिया जो है सो ये रिसोर्स को निकालने में जो है सो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत अलग अलग तरीके का एफर्ट लगाया है। और ये रिसोर्स प्लानिंग जो था सो इंडिया का पहले 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान था, हाँ, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, उस वहीं से जो है सो इसको इतना अहमियत दिया गया है। हाँ, मतलब कि भारत के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि रिसोर्स का प्लानिंग कैसे करने का है, कि भारत को ज़रूरत है इस चीज़ का, इंडिया को इस चीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला देश है, हर जगह हर चीज़ नहीं है, तो उसको जो है और पहुंचाना तो हर जगह है उस चीज़ को, तो इसीलिए इसको प्लान करने का ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा खेती होता है आपको एलिवाइबल सॉइल पे, सबसे ज़्यादा अच्छा फसल उगता है एलिवाइबल सॉइल पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे, नहीं हो सकता है ऐसा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस तरीके से सब चीज़ को बैलेंस करके चले ताकि कहीं के लोगों को किसी भी रिसोर्स का कोई कमी ना हो, भले ही वो पार्टिकुलर स्टेट में ही वो रिसोर्स सबसे ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उससे लेके फिर जिसके पास नहीं है उसको देना है। ये है रिसोर्स प्लानिंग। समझ गए। ये है रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया जो है सो सब दिन से बहुत पहले से जानता है कि रिसोर्स का कितना अहमियत है। क्या कि जब हम लोग कॉलोनी में थे, जब हम लोग पे दूसरे देश का राज था, इंग्लैंड का राज था, तो वो हमको सिखा के गया, क्या कि वो आया ही इसलिए था भारत के रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो हम पे राज करने थोड़ी आया था, राज तो इसलिए किया था ताकि वो जो लूट के यहाँ से ले जा रहा है उसको कोई कहने वाला ना हो, उसको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। वो असल में आया था यहाँ पे बिजनेस करने ही, वो असल में यहाँ बिजनेस करने ही आया था वो, ताकि ये बता सके, सॉरी ये कर सके कि मतलब जब वो शासन करे, जब वो रूल कर रहा था इसलिए कर रहा था कि उसको जब वो रिसोर्स ले जा रहा हो तब उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो हम उसके अंडर में काहे चले गए, हम क्यों नहीं अपने रिसोर्स को खुद ही यूज़ कर पाए। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास रिसोर्स तो बहुत था लेकिन टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं थी, और उसी का फ़ायदा वो अंग्रेज उठाया, उसी का फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाई कि हमारे पास रिसोर्स था लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसी का फ़ायदा अंग्रेज उठाया कि वो क्या किया कि हमारा वो टेक्नोलॉजी लेके आया और हमारे यहाँ से रिसोर्स को ले गया, है कि नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कॉलोनियल रूल से पहले भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, और धनी आप तब होते जब आपके पास रिसोर्स होता है, किसी भी तरीके का रिसोर्स होगा तभी आप धनी होंगे। पहले हम बता चुके हैं इस चीज़ को। तो भारत के पास रिसोर्स का अंबार था, नेचुरल रिसोर्स का अंबार था, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो डायमंड में हो, चाहे कोल में हो, चाहे आयरन में हो, जिस तरीके का भी रिसोर्स चाहिए वो आपको मिल जाता। उड़ीसा को देख लीजिए ना, उड़ीसा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, इस सबको भगवान बड़ा फुर्सत से बनाया है, इस सबको भगवान बड़ी फुर्सत से बनाया है। ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है जो वहाँ पे एक मुट्ठी भी ना मिले, आप समझ सकते हो, कोई भी रिसोर्स नहीं है, समझ गए। तो ऐसा अब देखो, एक और चीज़ गौर करने वाली बात ये होती है
कि अपने देश में का ही एग्जाम्पल ले लें कि जिस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स है वो डेवलप ज़्यादा नहीं है। जैसे उड़ीसा भारत के टॉप मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट में आता है, जबकि रिसोर्स उसके पास बहुत है। तो क्या नहीं है उसके पास, वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास, इसके कारण वो अपने रिसोर्स का खुद यूज नहीं कर पा रहा और उसके रिसोर्स का यूज दूसरा कर रहा है। समझ गए? तो हमको, हमारे पास अगर रिसोर्स है तो साथ ही साथ उसका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसको निकालने का नॉलेज भी होना चाहिए हमारे पास, तब जाके जो है सो वो निकाल सकते हैं। और ये बात सही है कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है वो डेवलप नहीं है। झारखंड को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रिसोर्स कहाँ होंगे सबसे ज़्यादा, या तो प्लेट्यू में होंगे, नहीं तो जंगल में होंगे, है ना, वहीं पे होंगे ना जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हुआ होगा। ह्यूमन इंटरफेयर का है कि ह्यूमन कहाँ जाकर रहता था, प्लेन्स में, जहाँ उसको खेती बाड़ी करने का अच्छा सुविधा मिले, है ना, वहाँ जाकर रहता था, तो वो वहीं पे रहने लगे। ये बचा रह गया, जंगल था पहले, हाँ, इसीलिए ये रिसोर्स बचा रह गया। अब धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, उन्नति की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना। उसका रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो यूज नहीं कर पाए। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो हुए हैं, उसके पास भी जब टेक्नोलॉजी आया है तो वो भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। समझ गए? चलिए आज का क्लास रहने देता हूं इतना ही पे। अब जब अगले दिन आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, सॉइल रिसोर्स के बारे में। इसीलिए इसको अच्छे से समझाने के लिए हम इसको, इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा बोर भी ना हो और ज़्यादा दिक्कत भी ना हो पढ़ने में। समझ गए? क्या कि लगातार 3 घंटा 4 घंटा का अगर कोई ये होता है, चलता है कोई क्लास, तो उसमें थोड़ा सा बोर होता है लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही जो है हम इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हैं। समझ गए? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।